जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम लेजेंड्स में, जिसमें हमने अभी तक फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने सोचा कि उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा लिए जाएं, जो कि NCERT से होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल मतलब जो होंगे वो आसान है काफ़ी, और कुछ हैं जो थोड़े से लॉजिकल भी हैं। तो मैं उसमें से कुछ आपको लिख के कराऊंगा, बाकी जो हैं मैं आपको समझा दूंगा, आप अपने इंटेलिजेंस से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है सम ऑफ द प्रोफाउंड स्टेटमेंट ऑन द नेचर ऑफ साइंस हैव कम फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन। मतलब जो ज़्यादातर चीज़ें हैं साइंस की वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अपने समय के सबसे अच्छे साइंटिस्ट और ऑल ओवर द टाइम के भी सबसे अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेशल रिलेटिविटी, और ये दूसरी दी थी आपकी जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, स्पेशल पहले आई थी और जनरल बाद में। तो उसमें अब ये मैं आपको इनके बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो इनसे ही रिलेटेड है। कहा गया व्हाट डू यू थिंक डिड आइंस्टाइन मीन्स व्हेन ही सेड द मोस्ट इनकम्प्रहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कम्प्रहेंसिबल। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले आंसर लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब ये तुमको आप सबको पता है द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ द होल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल थिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब जो अपना फिजिकल वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। जैसे आप समझ सकते हो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर, ये एक पॉइंट हो गया, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड सम quantities we have different magnitude, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मतलब ये आप कैसे समझोगे आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मास को आप केजी में नापते हो और टाइम को आप सेकंड्स में, है ना, और आपका जो क्या कहते हैं लेंथ जो होती है उसको मीटर में। तो अलग अलग मैग्नीट्यूड है ना। तो एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो मास, है ना, और फिर क्या हो गया लेंथ, और एक चीज और क्या होगी आपकी टाइम। ये तीनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। तो इनकम्प्रहेंसिबल जो क्वेश्चन था, द मोस्ट इनकम्प्रहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इट दैट इट इज कम्प्रहेंसिबल। इनकम्प्रहेंसिबल माना होता है जिसको हम समझ ना पाए बिल्कुल, और कम्प्रहेंसिबल माने होता है जिसको हम समझ जाए। तो अब ये इतनी बड़ी चीज हो गई, तो आपको लगता होगा यार ये फिजिक्स को और साइंस को समझना बहुत ही इनकम्प्रहेंसिबल है, मतलब ना समझने के बराबर है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आइंस्टाइन की ये बात सही है। इतना आप नोट कर लीजिए, एक मिनट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं इसको डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आप लिखोगे इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस मोस्टली और फिजिकल फिनोमेना कैन बी explained by some basic laws।
इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन ज़्यादातर जो फिजिक्स के लॉस हैं वो कुछ आसान से बेसिक लॉस के ऊपर बेस हैं। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, वो उसके अंदर लगभग सारी चीज़ें आ जाती है, कैसे ब्लैक होल बना, कैसे सन फॉर्म होता है, कैसे न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है, कैसे अर्थ बनती हैं, कैसे गैलेक्सीज बनती हैं, और कैसे यूनिवर्स बनता है। ये सब चीज़ आप एक बेसिक लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ सकते हो। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा है कि जो मोस्ट इनकम्प्रहेंसिबल चीज़ है, मतलब जो समझने के बाहर है साइंस में या फिर इसमें फिजिक्स में, कि इसको हम समझ सकते हैं, ये कम्प्रहेंसिबल है। तो ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हो कि आइंस्टाइन की कहाँ से आई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट में आता हूँ। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या है। अब देखो, क्वेश्चन जो है वो तो याद रख नहीं सकते, आंसर मुझे सारे पता हैं, तो क्वेश्चन इसलिए मैं एनसीईआरटी का यूज़ कर रहा हूँ। अब दूसरा जो है क्वेश्चन, एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी इट्स स्टार्ट्स एज अ हेरेसी। अब देखिए, ये 2 वर्ड लिख देता हूँ क्योंकि थोड़े कठिन है। स्टार्ट विद अ हेरेसी एंड एंड्स एज डोगमा। अब ये बहुत फेमस कोट है साइंस का, ठीक है। गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दिस इंसिडियू मार्क। मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क है, जो मतलब जो ये क्वेश्चन करा गया है कि जो हेरेसी से स्टार्ट होती है और डोगमा तक खत्म हो जाती है ना, तो इसका हम लोग देखेंगे क्या रहता है। इसको जाए लिखे रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कॉमन ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये चीज को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। आप कॉमन ऑब्जर्वेशन इन आवर डेली लाइफ वी सी दैट light travels in straight lines, but Huygens, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, Huygens proves light's wave nature which was against to accepted belief। अब हम लोग को काफ़ी समय से ये पता था कि जो लाइट है वो, मतलब जो एंशियंट साइंस थी उसमें था कि लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं ह्यूजेंस, उन्होंने ये बताया, बहुत लोग ह्यूजेंस भी कहते हैं, उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है वो वेव की तरह है, मतलब एक पार्टिकल का नेचर नहीं है उसका, वेव का नेचर है जो ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। वेव तो ऐसे ही ऐसे ट्रैवल करेंगी, है ना। तो अब इन्होंने ये प्रूव कैसे किया, जब शुरुआत में ये बात आई कि जो ह्यूजेंस ने दिया कि लाइट्स ऐसी है, वेव नेचर दिखाती है, तो भैया हेरेसी हो गई। मतलब क्या, सबने कहा तो अनएक्सेप्टेड बिलीव है ना, अगेंस्ट द बिलीफ, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइट जो है वो कैसी है, पार्टिकल नेचर दिखाती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यूं करके ट्रैवल नहीं करती। लेकिन अब ये हेरेसी से डोगमा कैसे बना, अब जो इनकी थ्योरी है उसने क्या, रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। अब जैसे ही ये 2 चीजें प्रूव कर दी, तो जो इनका हेरेसी था वो डोगमा बन गया। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको आप नोट कर लेना, मैं रफ कर देता हूँ। ये सबसे अच्छा एग्जांपल था। और इसके बाद जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने,
और फिर ये थ्योरी दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो इससे मान लिया गया कि लाइट का कैसा नेचर है, लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। तो हम लोग लाइट को कैसे मानते हैं, डुअल नेचर में। तो ये हेरेसी से डोगमा तक की कहानी मैंने आपको इससे बता दी, ठीक है। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं जो लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं। जिसमें है पॉलिटिक्स इज अ आर्ट ऑफ पॉसिबल, सिमिलरली साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल, एक्सप्लेन द ब्यूटीफुल एफोरिज्म ऑन द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। एक्सप्लेन करना है, मतलब पॉलिटिक्स जो होती है उसमें पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियन का मतलब। तो वो क्या होती है, हमेशा पॉसिबिलिटीज से भरी होती है। और जो आपकी साइंस है वो आर्ट ऑफ सॉल्यूबल है, उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें मिली जुली रहती हैं। तो ये इसमें आ जाएगा। ये इतना कुछ मेन क्वेश्चन नहीं है, जो अच्छा होगा मैं वो आपको बताऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दो इंडिया नाउ हैज़ अ लार्ज बेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी which is fast expanding, it is still a long way for realizing its potential। तो मतलब इसमें ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1.4 है कि मतलब इंडिया टेक्नोलॉजी उसमें अच्छा है लेकिन तब भी वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। तो इसका तो रीज़न ये, मतलब अगर आप नासा से कंपेयर करोगे तो उनका बजट बहुत ज़्यादा है और इसरो का बहुत कम, लेकिन फिर भी इसरो ने लगातार 4 साल में दूसरी बार चंद्रयान लॉन्च कर दिया। तो देश आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन हाँ बजट की कमी होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और आपका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडिया अभी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे है। लेकिन अभी प्रोग्रेस भी वो अच्छे से कर रहा है और विगत 10 सालों में उसकी प्रोग्रेस और अच्छी हुई है और काफ़ी चीज़ों में वो अच्छा हुआ है। साइंस और टेक में भी इंडिया का अच्छा खासा योगदान रहा है। इसके आगे देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है। आगे लगभग क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने मन से कर सकते हैं। तो फिर मैंने जितना आपको आज बताया, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसके आगे की चीज़ों को, आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, यूनिट एंड मेजरमेंट। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।